हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दी और अपलोड कर दी है। और जिसको पूरे क्वेश्चंस देखने हैं, यानी कि मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं कराने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है। एक एक या दो क्वेश्चंस कराऊंगी, डिफरेंट लगते हैं तो और भी करा दूंगी। आपको बाकी के सारे खुद से करने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। वाई? क्योंकि 1.1 जो है उसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उससे सॉल्व करना है, विच इज़ डिलीटेड पोर्शन, राइट। तो 1.2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें नंबर को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो जब हमें नंबर को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, जैसे कि 2, ठीक है, ये या तो खुद से डिवाइड होगा, यानी कि इसका फैक्टर या तो ये खुद होगा या फिर क्या होगा, 1। 1 तो सभी का होता ही है भाई, 1 से तो कुछ भी डिवाइड कर दो, वही आना है। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं बस, ठीक है ना, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब प्राइम फैक्टर यानी कि एक नंबर को हमें ऐसे नंबरों में ब्रेकआउट करना है जो कि प्राइम नंबर्स हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक नंबर को ऐसे नंबर्स में ब्रेकआउट करना है, ब्रेक डाउन करना है जो प्राइम नंबर्स हो। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विच इज 140, ठीक है। अब 140 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ प्राइम फैक्टर्स में, तो देखिए 2 से डिवाइड करने पर इट इज 70। मैं ऐसा ही नंबर लूंगी जो कि प्राइम नंबर है। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 35। अब ये 5 से जा रहा है, 7 टाइम्स 5 भी प्राइम नंबर है। नाउ ये 7 से जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 टाइम्स रिपीट है तो मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बाकी के आपको समझ में आ गए होंगे, इस तरीके से करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है जो पेयर्स दिए गए हैं उनके, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। मतलब ये कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, वो जो दो नंबर हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, वो दोनों नंबर्स के, पहला नंबर और वो जो दूसरा नंबर है, उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये वेरीफाई भी करना है। तो ये वेरीफाई करने से पहले मुझे उन दोनों नंबर्स का पता होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला हम ले लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारा नंबर है वो है 26 एंड 91। चलिए पहला नंबर लिख लेते हैं, 26 एंड 91, ठीक है। तो 26 एंड 91 में हम किसी भी तरीके से कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 26 को हमने सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स 13 टाइम्स, ये हो गया। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किससे जाएगा, 7 से, एंड अगेन इट इज फ्रॉम 13, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई एलसीएम क्या होगा। जब मैं एलसीएम की बात करूँगी तो एलसीएम में आ जाएगा 2, 7 और दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 13, वो भी आता है। 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, 182, ठीक है। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन, अब इन दोनों के बीच में भाई 2 कॉमन है, नहीं है, 7 कॉमन है, नहीं है, 13 कॉमन है, यस इट इज। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया वो हो गया 13। बड़े आराम से हमने इसको लिख लिया, दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है भाई, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई, जो लिखा हुआ है उसकी जगह एज इट इज चीज़ें लिख दो ना, है ना। इसके अलावा तो हमें कुछ करना नहीं है, ना बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है। तो यहाँ पर एलसीएम की जगह कितना लिख दूँ मैं, ये उठाकर ऊपर लिख देती हूँ 13। एचसीएफ की जगह पर कितना लिख दूँ, 182। पहला नंबर कौन सा है, 26, और दूसरा नंबर कौन सा है, 91। जो जहाँ लिखा था मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 2366, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी आ रहा है 2366। तो इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई
LCM इज इक्वल्स टू हो गया HCF। वेरिफिकेशन वाले सवाल होते भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिफिकेशन करते वक्त अगर एक दूसरे से मैच नहीं होता है तो आप समझ जाते हैं भाई कुछ गड़बड़ किया आपने। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं, एलसीएम को फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 2 इंटू 2 एंड इंटू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7। ठीक है, अब HCF की बात करें तो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो हो गया हमारा HCF विच इज 3, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ये भी आ जाएगा भाई, दोनों में नहीं है तो ये पूरा का पूरा 4 आ जाएगा। 3 तो है ही कॉमन, तो एक बार हो गया। 5 है और 7 है। नाउ इट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला पार्ट है। एलसीएम और एचसीएफ सबको आई थिंक आते होंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 9। किसका एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657। 306 और 657 ये नंबर है, इनका HCF दिया हुआ है 9। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसी नंबर का क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, ये HCF है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब आप बताइए कि HCF देके एलसीएम पूछ रहे हैं, पहला आपका यहीं पे दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए भाई। यहाँ पर दिया हुआ है HCF और पूछ रहे हैं एलसीएम, पहले ही दिमाग लगा लो कि HCF और एलसीएम का कुछ तो यहाँ पर आपस में तालमेल है। तो इससे बेस्ट पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि एलसीएम इंटू HCF जो होता है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने जस्ट अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही ये जो है पढ़ा था ये रिलेशन। तो मैंने क्या बोला आपसे, सवाल करने का तरीका क्या होता है। जैसे ही आपको समझ में आया कि इन्होंने आपसे एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में बात की है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के कारण कुछ इनके बीच में कॉम्बिनेशन है, कुछ तो इंटर रिलेशन है। अब यहाँ पर एचसीएफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, दोनों नंबर्स भी दिए हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये। हो गया सॉल्व। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है बस। एलसीएम को हम यहीं छोड़ देते हैं और 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9 कर देते हैं बस। अब आपकी जो है वो कैलकुलेशन है सिंपल, और सिंपल कैलकुलेशन के बाद आप आराम से इसके आंसर पर पहुंच जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 22338। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए, तो ये तो बहुत आसान था। सिर्फ और सिर्फ हमें एक छोटी सी पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चेक कीजिए कि 6 टू द पावर n जो है वो एंड हो सकता है विद द डिजिट 0। चलिए चेक करते हैं। 6 टू द पावर n जो है वो क्या डिजिट 0 से एंड हो सकता है, तो हम उसको चेक कर लेते हैं इसके फैक्टराइजेशन करके। अब फैक्टराइजेशन करा तो भाई 2 और 3 इसका फैक्टर है, ऊपर एन रहने देते हैं। ठीक है ना, तो 2 और 3 क्या है इसका फैक्टर। तो हमने यहाँ पर देखा भाई 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। आपको कहीं पे भी समझ में आ रहा है कि इट विल बी एंड विद 0, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 डिजिट से एंड नहीं होगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में कहीं भी 2 और 5 नहीं है। कभी भी ध्यान रखना कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो 0 से एंड नहीं होगा। बट यहाँ पे हमें करके बताना था, आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट विल नॉट बी एंड विद 0। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन कीजिए क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है ना,
लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर 7 इंटू 11 एक। भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट नोट डाउन कर लिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन देखे तो लगेगा कि भाई ये क्या मजाक है। हाँ तो मजाक ही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पर 13 कॉमन आ गया, अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। सेकेंड जो है उसमें आपका 5 कॉमन है क्योंकि प्लस के बाद 5 है। बाकी आप देखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं जब इसको यानी कि 7 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो आ गया 78 है ना, और 78 को फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो फिर एक नंबर आ जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ होगी। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इसको वापस से ब्रेक करेंगे तो वापस से एक नंबर के इतने सारे फैक्टर हो जाएंगे, 13 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा। अगर एक नंबर के इतने सारे फैक्टर हैं मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है, दैट इज इट। आपको यही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। सामने इन्होंने फैक्टर करके दिया, भाई इतने सारे फैक्टर हैं एक नंबर के, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नंबर आ जाएगा, वापस तोड़ोगे तो फिर से ही आ जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो वो एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं इसलिए ये कंपोजिट नंबर है बिकॉज दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। ये भी लिख सकते हो रीजन में, ठीक है, बहुत अजीब सा रीजन है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है उसके आसपास जो है वो सर्कुलर पाथ है पूरा, ठीक है ना। एक स्पोर्ट फील्ड के आसपास ये रहा एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उस फील्ड का पूरा एक राउंड लगाने में। तो सोनिया को कितना समय लग रहा है 80 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है, ओके फाइन। और रवि को लग रहे हैं उसी काम के लिए 12 मिनट्स। रवि को कितना समय लग रहा है 12 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया और सेम टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में। अब क्या है पॉइंट, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से चालू किया, सेम टाइम पे चालू किया और सेम डायरेक्शन में जो है वो चल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कितने मिनट्स लगेंगे उनको वापस मीट करने में। तो यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे हम ध्यान देंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे ध्यान देंगे क्योंकि उन्होंने एक चीज़ रिपीट की है यहाँ पर, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है, सेम टाइम पर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात जो होगी वो इसकी होगी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो 18 और 12 का यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे और जब 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो वॉट एवर वुड बी द आंसर, जो भी आंसर होगा वही उनका मीटिंग पॉइंट होगा, दैट इज इट, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव कीजिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि भाई वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, इसके लिए हमें मान लिया कि भाई ये रैशनल है। तो आप ही को पता है कि रैशनल नंबर 9th में पढ़ा है कि a अपॉन बी इस फॉर्मेट में होता है, p q ले लीजिए, a b ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, बस b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि a और b दोनों रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर के पेयर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों को प्राइम है। अब को प्राइम होता क्या है भाई, को प्राइम भी लगभग वही होता है जो प्राइम होता है। ये ऐसे नंबर्स का पेयर है जिनके फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब अगर इन दोनों नंबर्स के फैक्टर किए जाए तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये डिवाइड भी नहीं होंगे किसी भी कॉमन चीज़ से, किसी भी कॉमन चीज़ से ये डिवाइड, किसी भी कॉमन नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। बस यहीं पे बात पकड़ लेंगे, अगर ये को प्राइम है तो ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। रूट 5 इंटू बी को मैं उस तरफ लेगी और ये ए है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 5b स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। अब b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं बोल सकती हूँ a स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। भाई ये क्या हुआ, यहाँ पर तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि हाँ a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख सकती हूँ ना, a 5 से डिवाइड हो रहा है, कैसे भी लिख लो, a यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है, किसी भी तरीके से लिख लो, a इंटू ए अपॉन 5 लिख दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया,
अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए भी 5 से डिविजिबल है। तो ये हमने बोल दिया कि भाई ए तो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये साबित हो गया कि बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि 1 के अलावा इनका कॉमन फैक्टर दूसरा भी है जो कि 5 है। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं होंगे, ठीक है। और भाई रैशनल नंबर होने के लिए इनका कोप्राइम होना जरूरी है दोनों का। अब देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर तो हमारा आ गया बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ तक आ गए थे हम, और हमने पहली स्टेटमेंट प्रूव कर दी थी। मैं यहाँ पर आपको वापस से बता रही हूँ, आप उसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिएगा। अब एक ही जगह मैं 5c पुट कर देती हूँ। 5c क्यों, ए और बी ले चुके हैं और 5 के टर्म्स में ही करना है, इसलिए 5c, ठीक है। तो ये हो गया 5c। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रखा है, 5c रखा हुआ है। अब स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमने 5c रखा हुआ है, पूरे का स्क्वायर कर दिया तो 5 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। अब ये 5 इधर आएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर बचा। यहाँ से 5 खत्म हो गया क्योंकि इधर आके नीचे कैंसिल हो गया। अब देखिए अब क्या है भाई, ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो इससे क्या साबित हो गया कि भाई बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब बी भी 5 से डिविजिबल होगा। ये क्या हुआ भाई, अभी ऊपर जस्ट ए 5 से डिविजिबल था, अब नीचे बी भी 5 से डिविजिबल है। जब दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब दोनों जो है वो कोप्राइम नहीं है। दोनों कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब जो है √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। दैट इज इट, बस इतना सा प्रूव करना। कर क्या रहे हैं हमने रैशनल मान लिया, रैशनल के लिए इनका कोप्राइम होना ज़रूरी है। हमने दोनों को बता दिया कि भाई 1 के अलावा एक और नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों कोप्राइम नहीं है। बात वहीं ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट है क्या इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ्स बहुत आसान है। बस हमें थोड़ी सी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं 3 + 2√5 की कि ये रैशनल है, तो इसमें सबसे पहले हमें रूट वाली वैल्यू को पकड़ लेना है भाई। थोड़ा सा इसको ध्यान रख लो आप थोड़ा सा, क्योंकि यही जो है वो हमारी नैया पार लगाएंगे, है ना। अब क्योंकि ये रैशनल है, उसके लिए फिर से वही पुरानी स्टेप, पहले हमने मान लिया कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है दोनों, तो ये दोनों होंगे कोप्राइम, मतलब ये 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे कॉमन नंबर से। इनके फैक्टर, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 3 जो है, ये 2√5 यहीं छूट गया, 3 जो है उस तरफ चला गया, तो ये क्या हो गया a/b - 3, ठीक है। रूट वाली वैल्यू को पकड़ के रखिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो ये हो गया 2√5, ये हम इसके नीचे क्या मान लें 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a - 3b/b, ये आ गया, ठीक है। अब उस तरफ सिर्फ मैं √5 को छोड़ दूँ, बाकी को सब कहाँ पे ले जाऊँ, दूसरी तरफ ले आऊँ, तो बाकी को दूसरी तरफ ले आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा 2b। तो ये √5 इज इक्वल्स टू a - 3b/ कितना हो गया 2b। अब भैया इस तरफ है √5, हम रूट ही हमारे नैया पार लगाएगा कुछ भी साबित करने के लिए, तो हमें रूट पर फोकस करना है, वो अकेला रह जाए, है ना, उसका कोई संगी साथी ना हो। अब भैया इस सवाल के हिसाब से ये इनके कहने का मतलब ये है कि जो √5 है वो a - 3b/2b के बराबर है। अब इन्होंने हमसे सवाल में कहीं पे ये तो कहा नहीं है कि भाई √5 को इरेशनल प्रूव करना है। √5 के बारे में तो हमें पहले से पता है कि √5 इरेशनल है, बस हो गया काम खत्म। क्योंकि अब ये इसके बराबर हमने दिखा दिया है यहाँ पर, ऐसा हो कैसे सकता है भाई, हमें तो पहले से पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर √5 इरेशनल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन है 3 + 2√5 को रैशनल बताने का, वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। और भाई ये हमने क्यों बोला, इसमें √5 का कहीं जिक्र नहीं था कि √5 रैशनल है, रैशनल है प्रूव करो, इसलिए हमने यहाँ पर √5 को ही अपने हथियार बनाया और बोल दिया कि भाई हमें तो पहले से ही पता है कि √5 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ही नहीं, और यहाँ से चीज़ साबित हो गई, ठीक है।
कुछ इस तरीके से स्मार्टली हमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस ये समझ लीजिए एक तरीके से मजाकिया ही हैं। तो हम देखें तो और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनमें देखिए हमें ये भी प्रूव करना है कि प्रूव कीजिए कि ये रैशनल है, इसमें 1/√2 है, एक है 7√5 और तीसरा जो है वो 6+√2 है। अब इनमें से कोई सा भी सवाल ले लो आप, सभी में आपको करना क्या है, वही पहले रैशनल मान लिया, रैशनल मान लिया, फिर रैशनल मान लिया, ठीक है ना, जो भी करना है आप, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इस तरफ रूट की वैल्यू रह जाए, इस तरफ रूट की वैल्यू रह जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर √2 रह जाए तो √2 का बदल ले जाइए, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और ऊपर चला जाएगा b, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, ये 7 नीचे चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब इस केस में इधर बचा √2, इधर बचा √5 और इधर पर बचा √2, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में अब उस तरफ कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, इधर √2 इधर √5 इधर √2 बचा, तो हम कह सकते हैं कि भाई √2 इर्रेशनल है, तो ये भी इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। √5 इर्रेशनल है तो ये नंबर भी इर्रेशनल है, √2 इर्रेशनल है तो ये नंबर भी इर्रेशनल है। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। यहाँ पर हमने √2 को छोड़ा, √5 को छोड़ा और √2 को छोड़ा, बाकी सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, है ना, बाय यूजिंग मैथ्स, थोड़ा सा स्टेप्स को यूज़ करके। इतना सा करना है हमें, इस तरफ हम उन्हीं को छोड़ेंगे। देखिए एक √3 हुआ, एक √5 हुआ, उसके अलावा हमारा √2 हुआ, हमें इनके बारे में पहले से पता है कि दे आर इर्रेशनल। तो ये जो नंबर इन्होंने हमें बना के दिए हैं इसमें हम उस तरफ √2 को, √5 को, √2 को ही छोड़ें, ताकि हम प्रूव कर पाएँ कि उसके सामने जो नंबर होगा ना वो भी रैशनल ही होगा, रैशनल नहीं हो सकता वो नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस इट इज़ ऑल्सो रैशनल, दैट इज इट। इतना सा कंसेप्ट, बस ये आ गया तो आपको पूरा आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट।